Hello my dear students, welcome to VPSC online classes. How are you all? I hope you doing well. मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक हरीश सर आज क्लास 12th हिंदी गद्य के अंतर्गत टॉपिक जो शीर्षक है वो विधाओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रमुख विधाएँ जो हिंदी साहित्य में हैं वो हमने पहले बता दिया था। हिंदी साहित्य में जो विधाओं की संख्या है वह लगभग 15 विधाएँ हैं, लेकिन अगर हम उसमें से कुछ और जोड़ दें तो 17 से लेकर 18 तक हो जाती हैं। अगर हम केवल मुख्य विधाओं की बात करें तो 12 विधाएँ हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है कि हिंदी साहित्य में कितनी विधाएँ हैं तो आप उसमें 15 विधाओं पर आपको सही का चिन्ह लगाना है कि 15 विधाएँ, लगभग 15 विधाएँ होती हैं। अगर मुख्य केवल देखें तो 12 होती हैं, अगर उसमें गौण जोड़ दें, मुख्य और गौण दो प्रकार की विधाएँ हैं और उसको भी जोड़ देंगे तो 17-18 विधाएँ हो जाएंगी, लेकिन सामान्यतः 12 विधाएँ माना जाता है। जिस प्रकार से अलंकारों को अलग अलग प्रकार से लोग मानते हैं, कोई 7 अलंकार, कोई रस जो है वो 8 रस मानता है, कोई 9 मानता है, कोई 10 मानता है, कोई 11 मानता है, लेकिन सामान्यतः जो रसों की संख्या है वह 9 ही मानी गई है। तो इसी प्रकार से विधाओं की भी अलग अलग संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन सामान्यतः जो हमारे अगर विकल्प में आता है वो विकल्पी प्रश्न आता है तो हमें 15 विधाओं पर टिक लगाना है। तो आज जीवनी तक हो गया था, आत्मकथा हो गया था, जीवनी आज शुरू करते हैं हम आत्मकथा। आत्मकथा विधा लेते हैं। आत्मकथा मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी गद्य साहित्य है वो विधाओं पर आधारित है। जितने प्रकार की विधाएँ अर्थात हिंदी गद्य साहित्य जितने भी रूपों में लिखा जाता है वह उस साहित्य की, उस गद्य साहित्य की विधाएँ कहलाती हैं। और जो विधाएँ हैं वो सामान्यतः 15 हैं। उनमें से 6 विधाओं को मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो के साथ इस वीडियो को भी देखिएगा, अन्यथा आपके समझ में ये वीडियो नहीं आएगा। पुराना वीडियो इसे इसीलिए भेजा गया जो वीडियो है उसे देखिएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू ये दूसरा विधाओं को लेकर ये वीडियो है। तो आत्मकथा और जीवनी में थोड़ा सा अंतर होता है। आत्मकथा अपने जीवन के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर लिखी जाती है जो आत्मकथा होती है, और जीवनी जो होती है वो किसी महान साहित्यकार के जीवन एवं कृतित्व पर दृष्टिपात किया जाता है निष्पक्ष रूप से। उसमें कोई बनावटी बातें नहीं होती हैं, जीवनी में भी कोई बनावटी बातें नहीं होती हैं, आत्मकथा में भी कोई बनावटी बातें नहीं होती हैं। जो भी होता है वो सच होता है और ओरिजिनल होता है, ऑथेंटिक होता है, सही होता है। केवल अंतर ये है कि आत्मकथा जो है अपनी जीवन की जो कथा है, अपने जीवन के जो जीवन में पूरे जीवन भर हमने जो कार्य किए, जो हमारे साथ जो घटनाएं घटी थी उसका वर्णन हम करते हैं, लेकिन जीवनी में किसी दूसरे महान व्यक्तित्व का, महान पुरुष के जीवन के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। तो आइए ये आत्मकथा समझ ही गए होंगे कि अपने जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जीवन जीने जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो उसमें नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई घटना होती है, कुछ ना कुछ कार्य हम नया करते हैं, कुछ ना कुछ हमसे गलतियां होती हैं। उन सारी चीज़ों को जब हम अपने एक पुस्तक के रूप में, एक कहानी के रूप में, एक संस्मरण के रूप में या एक कथा के रूप में उतारते हैं तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा लेखक बहुत सारे हैं। जो पहले आत्मकथा लेखक हैं उनका नाम मैं बता दूं। पहले जो आत्मकथा लेखक हैं वो हैं बनारसी दास, जिन्होंने अर्धकथानक लिखा है। अर्धकथानक बनारसी दास, उन्होंने लिखा है अर्धकथानक। अपने जीवन के आधे भाग को उन्होंने, अपने पूरे जीवन को आधे भाग में विभाजित कर लिया। अपने आधे से जीवन 40 वर्षों के जीवन को उन्होंने इस अर्धकथानक में अपनी आत्मकथा लिखी है। तो प्रथम जो आत्मकथा है वह बनारसी दास जैन की अर्धकथानक नाम से
वो कथा लिखी गई है। अगर और हम बात करें, इसके आगे और बात करें, तो हम हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसको देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया है, 4 खंडों में विभाजित किया है, और उनका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके अलावा और इनके जो क्या भूलूं क्या याद करूं के अलावा और 3 खंड हैं जिनके नाम हैं बसेरे से दूर और नीड़ का निर्माण फिर से। ये उनके आत्मकथा के अलग दूसरे खंड हैं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर। तो ये उनके आत्मकथा है। और इसके अतिरिक्त हम आत्मकथा देखें तो यशपाल की है, जिसका नाम है सिंहावलोकन। ये इनकी आत्मकथा है यशपाल जी की। उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो सिंहावलोकन के नाम से लिखी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है। इसके अतिरिक्त हम और बात कर सकते हैं पांडे वेचन शर्मा उग्र की, जिन्होंने आत्मकथा लिखी है। इसके बाद हम अगली जो विधा है उस पर चर्चा करते हैं। अगली कौन सी विधा है? अगली विधा जो हमारे समक्ष है वह रेखा चित्र है। रेखा चित्र जो विधा होगी 8वीं विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब होता है किसी ब्रश या पेंसिल या स्केल से बनाया हुआ कोई चित्र नहीं है। ये शब्दों की कारीगरी होती है। शब्दों के जाल द्वारा हम रेखा चित्रों के माध्यम से हम शब्दों के जाल द्वारा, शब्दों के रेखा द्वारा हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, किसी विषय का वर्णन करते हैं, तो वह रेखा चित्र कहलाती है। रेखा का मतलब होता है जैसे आप लोग पटरी और पेंसिल से रेखा खींचते हैं और चित्र उसके द्वारा जो चित्र बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे थोड़ा अलग है। शब्दों के जाल द्वारा, शब्दों के बंधन द्वारा हम जब कोई चित्र खींचते हैं, किसी चीज़ का, किसी के जीवन का, किसी के कृतित्व का, किसी के व्यक्तित्व का, किसी चीज़ का हम वर्णन शब्दों के जाल के माध्यम से, शब्दों की कारीगरी के द्वारा हम जब खींचते हैं तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र में सर्वप्रथम नाम आता है महादेवी वर्मा का हम नाम लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का नाम आता है, जिन्होंने लिखा है अतीत के चलचित्र, इनका जो वो है स्मृति की रेखाएं, ये इनका रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं इनका रेखा चित्र है। इसके बाद और बहुत से नाम आते हैं जिन्होंने रेखा चित्र लिखा है। इसमें प्रकाश चंद्र गुप्त हैं और अमृत राय जी भी हैं, जिन्होंने अपने शब्दों में, और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं के साथ स्मृति रेखाएं, उसके बाद आता है फिर रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। ये इनका रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है।
तो इस प्रकार से शब्दों के जाल के माध्यम से, शब्दों की कारागरी के द्वारा हम जब अब किसी के जीवन का खाका खींचते हैं, किसी के जीवन का हम वर्णन करते हैं, उसके कृतित्व एवं व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, तो वहाँ पर रेखा चित्र विधा होती है। अगली जो विधा है वो हम देख लेते हैं। संस्मरण। संस्मरण है, संस्मरण की हम बात कर लेते हैं। संस्मरण, संस्मरण विधा वह विधा होती है जब किसी हम पुरानी भूली बिसरी बात को याद करके, किसी प्रमुख घटना को याद करके, हमारे जीवन में कभी घटी हुई किसी घटना को याद करके हम जब उसका वर्णन करते हैं, शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन करते हैं, या फिर किसी और के जीवन में जो घटित घटना है हमारे और उसके मध्य, या किसी और घटना का हम आंखों देखा वर्णन का हम जब दोबारा मना स्थिति लाते हैं, वैसी स्थिति लाते हैं, किसी पुरानी घटना को याद करते हुए जब शब्दों में उसको बांधते हैं, शब्दों के द्वारा उसका वर्णन करते हैं, तो वह संस्मरण कहती है। पुरानी भूली बात को याद करके, नए रूप में याद करके उसी घटना को जब हम उसको एक नए कलेवर में बांधते हैं तो उसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण में हम पहले हम नाम लेते हैं महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा जी आती हैं। महादेवी वर्मा, इनका जो संस्मरण है वह संस्मरण के रूप में हमारे सामने आता है। पथ के साथी, पथ के साथी, ये हमारा संस्मरण है। पथ के साथी, पथ के साथी, पथ के साथी में उन्होंने अपने, उनके जीवन में जिन जिन लेखकों और कवियों का योगदान रहा, या उनके सानिध्य में रहे, या फिर उनसे वार्तालाप महादेवी वर्मा जी करती रहीं, उनसे सहयोग लिया या उनको सहयोग दिया हिंदी साहित्य के विकास में, या हिंदी कविता के रूप में, गद्य के रूप में जो आदान प्रदान हुआ, उन लेखकों तथा कवियों के रूप में उन्होंने एक रचना लिखी, एक संस्मरण लिखा, जिसका नाम है पथ के साथी। पथ के साथी उन्होंने लिखा। इसके अतिरिक्त हम दूसरा नाम ले सकते हैं। दूसरा नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं जंजीरें और दीवारें, रामवृक्ष बेनीपुरी का। रामवृक्ष बेनीपुरी का हम संस्मरण ले सकते हैं। जंजीरें और दीवारें, कौन सी? जंजीरें और दीवारें। ये इनका संस्मरण है, जंजीरें और दीवारें। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो संस्मरण है, जंजीरें और दीवारें। ये दो रचनाएं संस्मरण के रूप में हमारे सामने आती हैं। इसके अलावा अगली जो विधा है, अगली विधा हम लेते हैं वह यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य में प्रथम जो विशेषता है वह यह है कि यात्रा साहित्य में हम किसी धार्मिक, किसी भी ऐतिहासिक स्थान का जब हम भ्रमण करते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, किसी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थलों पर जब हम घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का वर्णन, उस स्थान का वर्णन, या ऐसे ही भ्रमण करने के लिए हम कई बार ऐसे ही हिल स्टेशन पर या पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय स्थानों में हम घूमने के लिए जाते हैं, या माता वैष्णो देवी या किसी भी देवी देवता के दर्शन करने के लिए जाते हैं,
या दूसरे देश हम घूमने के लिए जाते हैं या किसी समुद्री इलाके में, समुद्री किनारे में घूमने जाते हैं, तो वहाँ का आकर के जो वर्णन हम करते हैं उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं या फिर यात्रा साहित्य कहते हैं। ठीक है, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। किसे कहते हैं? जब हम किसी ऐतिहासिक या धार्मिक या फिर पर्वतीय स्थल पर हम घूमने जाते हैं तो उसका वर्णन जब हम अपने शब्दों में करते हैं तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत में सबसे पहले अज्ञेय का नाम आता है। अज्ञेय का नाम आता है जिनका यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, पंख बांधकर का नाम लिया जाता है, पैरों में पंख बांधकर। और दूसरा है उड़ते चले, उड़ते चले, ये दूसरी रचना है। इसके अलावा हम राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम ले सकते हैं। इसका नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। जिनका यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, ये यात्रा साहित्य से संबंधित है या यात्रा साहित्य है। इसमें और भी हैं, जैसे जयप्रकाश भारती का हिमालय की पुकार है, या फिर राहुल संस्कृत्यायन का घुमक्कड़ शास्त्र है। घुमक्कड़ शास्त्र के माध्यम से राहुल संस्कृत्यायन का जो यात्रा वृत्तांत है वह घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से उसे जानते हैं। या और फिर इसमें लिख सकते हैं जैसे धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, ये सब यात्रा वृत्तांत हैं। इन यात्रा वृत्तांतों के बाद हम आते हैं यात्रा वृत्तांत के पश्चात जो अगली विधा है वह है डायरी। डायरी वह विधा है जिसमें हम अपने दैनंदिन जीवन की जो घटनाएं हैं, प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का जब हम वर्णन करते हैं तो वह डायरी विधा के अंतर्गत आती है। डायरी डायस शब्द से बनी है। डायरी जो है वो डायस शब्द से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अनुवाद होता है। ये डायस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। डायस जो है लैटिन भाषा का शब्द है और डायस शब्द संस्कृत के दिवस शब्द का समानार्थक है। दिवस शब्द का समानार्थक है। दिवस शब्द के साथ ही इसे हम डायरी विधा या डायरी कहते हैं। तो प्रथम जो डायरीकार हैं वो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जी हैं, जिनकी जो डायरी है वो है जेल डायरी। जेल डायरी ये प्रथम डायरी है। प्रथम डायरी है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जो डायरी है, जेल डायरी, वो प्रथम डायरी है। इसके अतिरिक्त जो डायरियां हैं वो आप लोग जानते होंगे। मेरी कॉलेज डायरी, धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी, मेरी कॉलेज डायरी, ये धीरेन्द्र वर्मा की है मेरी कॉलेज डायरी। तो इस प्रकार से ये दो डायरी हो गई। या फिर सुंदरलाल त्रिपाठी की दैनंदिनी, सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा लिखी गई डायरी दैनंदिनी का नाम लिया जा सकता है। इसके पश्चात हम आते हैं रिपोर्ट ताज। रिपोर्ट ताज देखते हैं
रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है क्या? रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और रिपोर्टाज का मतलब होता है किसी दूर बैठे स्थान से हम जब किसी दूसरे स्थान के लिए हम किसी घटना का हूबहू वर्णन करके दूसरे स्थान पर हम प्रसारित करते हैं, भेजते हैं, तो उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी चैनलों पर देखा होगा कि कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से रिपोर्टिंग करता है, तो कहता है ना कि मैं कैमरामैन इन पर्सन इनके साथ ये यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से ये बात कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये रिपोर्टाज है। किसी स्थान पर बैठ करके दूसरे स्थान के लिए रिपोर्टिंग करना, वर्णन करना, उस स्थान की घटना का, उस स्थान का चित्रण करना, यह रिपोर्टाज के अंतर्गत आता है। और रिपोर्टाज जो प्रथम रिपोर्टाज है वो इसमें जो प्रथम रिपोर्टाज के अंतर्गत जो पहला रिपोर्टाज लिखा, मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टाज के अंतर्गत रागे राघव द्वारा जो लिखा गया या उनके द्वारा प्रसारित किया गया एक रिपोर्ट को प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। हालांकि ये निश्चित अभी नहीं है कि यह इसी को प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है या फिर बंगाल का अकाल को माना जाता है, ऐसा कुछ निश्चय अभी नहीं है। लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट जो रागे राघव द्वारा रचित है, रागे राघव द्वारा लिखा गया है, उसे हम अभी एक रिपोर्ट को प्रथम रिपोर्टाज मान सकते हैं। तो ये हो गया रिपोर्टाज। इसके अतिरिक्त इसमें और सारे लेखक हैं बहुत, जिसमें धर्मी भारती अकाल की एक छाया, काल की एक छाया को भी हम रिपोर्टाज कहते हैं। तो ये हो गया रिपोर्टाज विधा। उसके बाद जो अगली विधा आती है उसका नाम है आलोचना। आलोचना आप लोग जानते होंगे कि आलोचना जो है वह किसी गद्य, काव्य या किसी भी जो हमारा साहित्य है, किसी साहित्यकार द्वारा लिखी गई रचना के जब हम गुण और दोषों का वर्णन एक साथ करते हैं, एक पुस्तक में करते हैं, तो उसे हम आलोचना कहते हैं। आलोचना का मतलब किसी एक पक्ष, एक ही चीज को लेकर के केवल उनकी बुराइयों, किसी पुस्तक की बुराई को ही हम ला करके एक स्थान पर नहीं रखते, उस पुस्तक की अच्छाइयों और बुराइयों दोनों का बराबर, हम दोनों को बराबर लेकर के हम साथ चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, उसे ही हम आलोचना कहते हैं। आलोचना जैसे ऐसे सामान्य जीवन में हम आलोचना को कहते हैं बुराई। बुराई का मतलब यहाँ पर बुराई का ही केवल मतलब नहीं है, यहाँ हिंदी साहित्य में आलोचना का मतलब होता है किसी गद्य, काव्य, साहित्य या किसी पुस्तक या किसी पाठ की अच्छाइयों और बुराइयों को एक साथ जब वर्णित किया जाता है तो उसे आलोचना कहते हैं। प्रथम जो आलोचनाकार, सशक्त आलोचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जो आलोचना है, आलोचना नामक पुस्तक है, रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना है उसका नाम है त्रिवेणी, जिसमें उन्होंने तीन कवियों तुलसीदास, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं उन्होंने आलोचना की है त्रिवेणी में। उसके बाद आता है दूसरा नाम डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का नाम आता है जिसकी आलोचना का नाम है रस सिद्धांत। क्या नाम है? रस सिद्धांत। ये इनकी आलोचना है। इसके अलावा एक और इनकी आलोचना शुक्ल जी की है, उसका नाम है रस मीमांसा। रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और डॉक्टर नगेंद्र की जो रचना है रस सिद्धांत है। दोनों ही आलोचनाएं हैं, चाहे आप त्रिवेणी देख लीजिए, चाहे रस मीमांसा देख लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र की रस सिद्धांत
ये भी आलोचना के ही अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, आज जो विधाएं थी हिंदी साहित्य की, जो प्रमुख विधाएं हैं, उन पर चर्चा की गई और आज इसका समापन होता है। और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा, 2 वीडियो को देखिएगा, जिसमें विधाओं पर चर्चा की गई है। विधाओं का अधिक या गहन अध्ययन करने के लिए आप अपनी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। पुस्तकों में से जो भी विधा की अलग अलग रचनाएं हैं, उनको एक स्थान पर नोट कर सकते हैं। अगर नहीं नोट करते फिर भी मैं आपको एक PDF भेजूंगा, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक स्थान पे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आएंगे। और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।